मित्रों, उड़ान क्लासेस के मंच पर मैं एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मां संस्कृत भारती की सेवा में हम फिर उपस्थित हुए हैं। लास्ट क्लास में हमने माहेश्वरी सूत्रों के बारे में पढ़ा था। माहेश्वरी सूत्रों से जो संभावित प्रश्न बनने की संभावना है, उन प्रश्नों के बारे में हमने बातचीत की थी। आज हम जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें वर्ण के बारे में जानना आवश्यक है। वर्ण के लिए क्या होता है वर्ण? इसके लिए है कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे क्या है? छोटी इकाई है। क्यों है? देखिएगा, जब भी हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, यानी कि औपचारिक शिक्षा जब हम प्रारंभ करते हैं, औपचारिक भाषा का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें वर्णों का ही ज्ञान दिया जाता है। चाहे हम किसी भी भाषा को पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो या अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तमाम भाषाओं में शुरुआत सबसे पहले वर्णमाला से की जाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पर अक्षर की। गंगाधर ही शक्तिमान है, कात्यायन ही वर रुचि है, उसी प्रकार से वर्ण ही अक्षर है। वर्ण और अक्षर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक समझने का है। देखिएगा, अक्षर क्या होता है? न शरति इति अक्षरम। इसके कहने का तात्पर्य यह है, इस पंक्ति के अनुसार ने का मतलब देखते हैं नहीं, शरती का मतलब होता है जिसका शरण होता है, यानी टूट फूट होती है। इति अक्षरम क्या है? वह अक्षर है। ये कह रहा है कि जिसमें शरण नहीं होता है, जिसमें टूट फूट नहीं होती है, वही क्या है? अक्षर है। इसको समझने के लिए देखिएगा, मैं यहाँ पर आपके सामने एक वर्ण लिख रहा हूं। जिस प्रकार से ये क है, हलंत क है, क्या मैं इसके और अधिक टुकड़े कर सकता हूं? तो आपका उत्तर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप में एक टुकड़ा है, अपने आप में ये हलंत है, स्वर रहित है। इसके और अधिक टुकड़े करना संभव नहीं है। इसलिए ये क्या हो गया? इसलिए ये हो गया अक्षर। इसलिए ये हो गया अक्षर, क्योंकि हम इसके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? अक्षर। अब इन्हीं वर्णों को, जो हमारे वर्ण हैं हमारे वर्णमाला में, उन्हीं को माहेश्वरी सूत्रों में पाणिनि ने इस तरीके से पिरोया है कि वैज्ञानिक ढंग से पिरोया है कि हम भली भांति समझ सकते हैं। जैसे कि 1 से 4 तक उन्होंने स्वरों का विवेचन किया है, उसी प्रकार से आगे चलते हैं। देखो, उसके बाद में फिर व्यंजन है। तो आगे चलते हैं। वर्ण के बाद में हम वर्ण के भेदों की बात करते हैं कि वर्ण के भेद क्या होते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिएगा, यहां पर मैं लिखता हूं वर्ण। यहां पे मैं वर्ण लिखता हूं, इसको 2 भागों में विभक्त कर देता हूं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वर, एक तो होता है स्वर, जिसे हम संस्कृत भाषा में अच के नाम से बोलते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वरों का विवेचन किया गया है। और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन, जिसको हम संस्कृत भाषा में हल के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत तमाम जो व्यंजन है उनका समावेश होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर स्वरों को अलग से विभाजित किया गया है 3 भागों में। कितने भागों में स्वरों का विभाजन हुआ है? 3 भागों में विभाजन हुआ है। स्वरों के आधार पर कुछ विशेष तथ्य हैं, कुछ विशेष प्रश्न हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाता हूं। देखिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने स्वरों के बारे में बताया गया है? लघु सिद्धांत कौमुदी 9 स्वर मानती है, जबकि यहाँ पर पाणिनीय जो शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा जो कि पाणिनि का ही ग्रंथ है, उसमें स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? उसमें स्वरों की संख्या मानी गई है 21 या 22।
कितनी मानी गई है? 21 या 22। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्वरों को 3 भागों में विभक्त करके उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर व्यंजन जो है, सामान्यतः व्यंजनों की संख्या होती है, सामान्यतः व्यंजन कितने हुए? 33। ठीक है। और जब इनकी बात करते हैं, किनकी? व्यंजनों के बाद में हम बात करते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजन। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजन वो कितने हैं? 42 है, जिनके बारे में हम भी आगे बात करेंगे। किंतु सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं स्वरों से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको हल्के में ना लीजिए। ये सारे मोस्ट प्रश्न हैं, इनसे प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न बनने की संभावना होती है। और ये मान के चलिए आप रीड लेवल 1 और रीड लेवल 2 में इसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। बेसिक क्वेश्चंस को लेकर के वहां प्रश्न पत्र बनाया जाता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम स्वर पर बात करते हैं। तो स्वर जो है उसके 3 भेद बताए गए हैं। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर है 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं उनके ऊपर बातचीत करते हैं। स्वर यानी अच। देखिएगा, मैं आपको इसी के साथ साथ इसी एक ही चार्ट में आपको पाणिनीय शिक्षा के अनुसार और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो स्वर बताए गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। देखिएगा, 1 नंबर डालता हूं मैं यहाँ पर, हिंदी भाषा की गणित का प्रयोग कर रहा हूं। ये 2 नंबर और यहाँ पर मैं 3 नंबर डाल रहा हूं। आप ये नंबर आपकी बड़ी सहायता करेंगे इस चीज को समझने में। देखिएगा, यहाँ पर पहला जो वर्गीकरण है वो है ह्रस्व। क्या है? ह्रस्व स्वर। उसके बाद में दूसरा जो वर्गीकरण है उसमें आते हैं दीर्घ स्वर। और यहाँ पर जो तीसरा वर्गीकरण है उसमें आते हैं प्लुत स्वर। यानी कि स्वर कितने प्रकार के हो गए? स्वर जो है 3 प्रकार के हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं और इनके उपनाम क्या हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिएगा, ह्रस्व जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं, उनकी बात कर। ह्रस्व जो स्वर हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब देखिएगा कौन कौन से होते हैं। ए, ई, उ, री और री। इन 5 स्वरों को ह्रस्व स्वर बोला जाता है। और इनका जब भी उच्चारण हम करते हैं तब एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको एक मात्रिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक मात्रिक। 1 नंबर पे एक मात्रिक, 1 नंबर पे एक मात्रिक ह्रस्व स्वर संख्या में कितने? 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री और री। अब बात करते हैं 2 नंबर पर दीर्घ। जब भी हम दीर्घ स्वरों का उच्चारण करते हैं तो लगभग 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं? इनको द्विमात्रिक भी बोलते हैं। नंबर 2 पे द्विमात्रिक दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं इनका दीर्घ बनाता हूं। सबसे पहले इनका दीर्घ बनाता हूं तो यहां पर हो जाएगा आ, फिर ई का ई, उ का उ, और री जो है उसका दीर्घ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ह्रस्व जो री है उसमें एक गांठ और बढ़ा देते हैं, यानी कि यहां पर 2 गांठ लगा देते हैं तो ये दीर्घ बन जाता है। री का दीर्घ नहीं माना गया है। आगे चलते हैं, और कौन से हैं जिनको संयुक्त स्वर के नाम से भी बोला जाता है। हम माहेश्वरी सूत्रों का जो कर्म है उसी के आधार पर लिख रहे हैं। माहेश्वरी सूत्रों में संयुक्त स्वरों का इस प्रकार से ही क्रम है। आपने प्रत्याहार पढ़े थे, उसमें माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे, उसमें एयोंग और एयुच 2 सूत्र थे। उनमें से
उनका क्रम जो है इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये तो संख्या में हो गए 05, ये संख्या में हो गए कितने 08, कितने हो गए 5 और 8। अब बात करते हैं माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर स्वरों की संख्या 9 कितनी होती है, कैसे होती है। तो देखिएगा माहेश्वरी सूत्रों में 1 2 3 4 और 5 ये जो स्वर है, यानी कि माहेश्वरी सूत्रों में ह्रस्व स्वर और दीर्घ, माहेश्वरी सूत्र इन सभी का दीर्घ नहीं मानता है। माहेश्वरी जो है लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो इन सभी को दीर्घ नहीं मानता है, अर्थात आ उसमें नहीं होता है, ई बड़ी ई नहीं, बड़ा ऊ भी नहीं, री भी नहीं, वहां पे क्या होते हैं, ये 4 और होंगे, 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्वरों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं प्लुत स्वरों की। तो देखिएगा प्लुत का तात्पर्य होता है ये 3 का निशान, हिंदी भाषा में जो 3 होते हैं उसी को प्लुत कहा जाता है। यानी कि अब देखिएगा कौन कौन से हो सकते हैं प्लुत। तो जब भी हम ए के आगे 3 लगा देंगे, ई 3, ओ 3, उसके बाद में हम री के आगे भी 3 लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्लुत स्वर हो जाएंगे। जब भी हम इसी प्रकार से हम पूरे के पूरे 9 स्वरों के आगे 3 लगा देते हैं, यानी कि ये प्लुत का निशान लगा देते हैं, तो तमाम स्वर क्या हो जाएंगे, प्लुत हो जाएंगे। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं तो लगभग कितनी मात्राओं का समय लगता है, 3 नंबर पे है तो 3 मात्राओं का समय लगेगा, इसलिए इन्हें हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण है, मैं आपको बताता हूं। हम जब भी किसी अच्छी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में इस प्रकार से ओम लिखा हुआ आपने देखा होगा, इसका तात्पर्य यह है कि ओ के आगे 3 का निशान लगा हुआ है, यानी 3 लिखे हुए हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि इस ओ का उच्चारण लगभग 3 मात्राओं के समय तक करना है। इसी वजह से जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ को थोड़ा लंबा बोलते हैं और अंत में जो में है, हलंत है, स्वर रहित है, इसको छोटा बोलते हैं। और एक और उदाहरण बताता हूं, शादी ब्याह में अपने यहाँ गीत गाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, तो उन सभी में भी प्लुत स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वरों के आधार पर ही वो गीत, वो रचनाएं होती है। किसी किसी स्वर को लंबा लेकर के जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे प्लुत स्वर का प्रयोग हो रहा है। आप किसी दूर खड़े व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं, तो उस समय भी आप किसका प्रयोग करेंगे, आप प्लुत स्वर का प्रयोग करेंगे। पहले तो कहेंगे गोपाल, गोपाल नहीं सुना तो फिर कहेंगे गोपाल्या, इस तरीके से। तो ये जो है वहां पर भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं प्लुत स्वरों का। किसका कर रहे हैं, प्लुत स्वरों का। अब इनका टोटल करके देखते हैं तो देखिएगा 05 और 08 और 09 कितने होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। एक बार मैं यहाँ पर लरी को और लिखता हूं, क्योंकि लरी ने बड़ा विवाद उत्पन्न कर रखा है। देखिएगा कितने होते हैं, 9 और 5 कितने 14, 14 और 8 कितने 22। अब यहाँ पर जो हमारी पाणिनीय शिक्षा है वो स्वरों को कितना मानती है, 21 या 22 मानती है। अब वो 21 और 22 का जो विवाद है वो है इस लरी की वजह से। कुछ विद्वान लरी को प्लुत नहीं मानते हैं, किंतु कुछ विद्वान हैं वो लरी को प्लुत मानते हैं। तो इस दशा में ये 21 और 22 का जो विवाद है आपके सामने आता है। यानी पाणिनीय शिक्षा के आधार पर जो 21-22 का विवाद था वो हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं माहेश्वरी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्वर कौन कौन से होते हैं। तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, किंतु मैं एक बार आपको यहाँ और लिखवा देता हूं। मैं यहाँ इसको इरेज करता हूं। ये जो टोटल है वो मैं यहाँ लिखता हूं, 05 प्लस 08 प्लस 09 कितने हो जाएंगे, इनको 21 और 22 ही लिखता हूं मैं, ठीक है।
अब यहां देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्वर। लघु सिद्धांत कौमुदी, लेखक कौन है, लिखाया हुआ है वरदराजाचार्य। तो वरदराजाचार्य की जो पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसमें व्याकरण के नियमों का संक्षिप्त में समावेश किया गया है, उसमें स्वरों की संख्या उन्होंने कितनी मानी है, 9 मानी है। और कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ह्रस्व प्लस संयुक्त स्वर, ह्रस्व प्लस संयुक्त स्वर। लघु सिद्धांत कौमुदी के ह्रस्व कौन कौन से देखिएगा, यहां पर ए, ई, उ, री, ली, 5 तो ये हो गए। और उसके बाद में फिर 4 ये कौन से संयुक्त, ए, ओ, आई और आउ। इस प्रकार से ये जो स्वर है गिनिएगा कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने स्वर हो गए, 9 हो गए। यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी जो 9 बताए गए हैं स्वरों की संख्या, वो भी हमने देख ली है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं व्यंजनों पर। व्यंजनों की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि संस्कृत भाषा में अनुनासिक स्वर भी माना जाता है। वह अनुनासिक स्वर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अनुनासिक स्वर से तात्पर्य यह है वह स्वर जिसका उच्चारण करते समय मुख के साथ साथ नासिका का भी सहयोग लिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनुनासिक, उसे हम कहेंगे अनुनासिक स्वर। क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर। इसको मैं लिख देता हूं, वह स्वर जिसका उच्चारण करते समय मुख के साथ साथ नासिका का भी संयोग होता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अनुनासिक स्वर। कौन सा होता है अनुनासिक स्वर, जैसे देखते हैं हम कि यह हमारा स्वर है ए, ये हमारा स्वर है ए। अब ये ए है, इसका हम उच्चारण किससे कर रहे हैं, इसका हम उच्चारण मुख के ही एक विवर, मुख के ही एक सहायक तंत्री कंठ से उच्चारित कर रहे हैं। किंतु जब भी मैं इसके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुनासिक स्वर। क्या हो जाएगा, अनुनासिक स्वर। यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग होते ही हमें नासिका की सहायता की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में हमें किसकी आवश्यकता है, नासिका की आवश्यकता है, क्योंकि अनुस्वार का जो है अनुस्वार जो है यहाँ पर लगा हुआ है, अनुनासिक जो लगा हुआ है, चंद्र बिंदु जो लगा हुआ है, उसका उच्चारण हम किससे कर पाएंगे, नासिका की सहायता के बगैर नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं व्यंजनों पर। ये जो चीज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, व्यंजनों की बात करते हैं। आज हम सिर्फ व्यंजन की छोटे जो तथ्य हैं उसके बारे में बात करेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण हम अग्रिम क्लास में करेंगे, अग्रिम कक्षा में आयोजित जब भी होगी उसमें मैं व्यंजनों के विषय में, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसको ठीक प्रकार से आपको समझा दूंगा। आज बात करते हैं, देखिएगा व्यंजन।
जिस प्रकार हमने पहले बात करी थी स्वर, देखिएगा व्यंजन और स्वर में जो अंतर है उसको यहाँ देख लेते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्ण और यहाँ पे देखिएगा मैं लिखता हूँ स्वर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्यंजन। अब इसमें फर्क क्या है? देखिएगा स्वर जो होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसके बारे में कहा गया है कि क्या कहा गया है? स्वे राजन्ते इति स्वरा। स्वय राजन्ते इति स्वरा, यानी कि जो स्वयं में राजा है, स्वतंत्र है, वो क्या है? स्वर है। अर्थात जिनको उच्चारण के लिए या उच्चारित होने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता आवश्यक नहीं होती। वो क्या है? वो स्वर है। जैसे कि हम देखते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पर ए, तो इस ए को बोलने के लिए किसी हमें अन्य स्वर की या अन्य व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ रही। स्वर जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से हम उच्चारित कर सकते हैं, किंतु ऐसा व्यंजनों के साथ में नहीं होता। ऐसा व्यंजनों के साथ में नहीं होता। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनको जब भी उच्चारण करना होगा, जब भी इनको उच्चारित होना होगा, तो ये किससे सहायता मांगेंगे? ये स्वर से सहायता मांगेंगे। उच्चारित होने के लिए स्वर की सहायता क्या है? आवश्यक है। क्या? स्वर की सहायता आवश्यक होती है। बिना स्वर के ये लंगड़ा है, लंगड़ा का ही लंगड़ा रह जाता है। इसको जब स्वर की सहायता प्राप्त होगी तब ये उच्चारित हो पाते हैं, नहीं तो उच्चारित होना संभव नहीं है। जिस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण यहाँ लेता हूं, मैं लिखता हूं क, म, ल। ये सारे वर्ण जो हैं सारे हलंत है। के हलंत है, मैं हलंत है, ले हलंत है। तो हम जब भी इसको बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कम्ल। क्या बोलेंगे? कम्ल। अब ये कमल की जो ध्वनि है वो हमें नहीं निकल पा रही, किंतु जैसे ही मैं इसमें स्वरों का योग कर देता हूं तो ये हम ठीक प्रकार से उच्चारित हो जाएगा। हम जो बोलना चाह रहे हैं कमल, वो कमल बुल जाएगा। तो इनको उच्चारित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की सहायता नितांत आवश्यक होती है, तभी इनका उच्चारण हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। हमने माहेश्वरी सूत्र जब पढ़े थे तो उसमें देखा था कि जो चीज लिखवाई भी थी मैंने आपको कि जितने भी व्यंजन हैं सारे के सारे हलंत हैं। इनमें स्वरों का योग सिर्फ और सिर्फ इनके उच्चारण मात्र के लिए किया गया है कि उच्चारण इनका हो जाए। अगर वहां से भी स्वर निकाल लेते हैं तो वहां माहेश्वरी सूत्रों को भी गाना, उनको बोलना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वहां पर भी सिर्फ स्वरों की सहायता इस वजह से ली गई है कि हम व्यंजन का उच्चारण कर सकें। तो व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं होते हैं और स्वरों की सहायता के बिना इनका उच्चारण नहीं हो सकता है। इसी वजह से ये स्वतंत्र भी नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं व्यंजनों के भेद की, जो हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे। व्यंजनों को हम ठीक प्रकार से पाणिनीय शिक्षा और लघु सिद्धांत कौमुदी
दोनों आधार पर हम पढ़ेंगे। व्यंजनों का हम वर्गीकरण करेंगे, हम स्पर्श व्यंजनों के बारे में बात करेंगे, हम अंतस्थ व्यंजनों के बारे में बात करेंगे, हम उसमें व्यंजनों के बारे में बात करेंगे, यम वर्णों के बारे में बात करेंगे। इन तमाम भेदों के बारे में हम आगे आने वाली अग्रिम क्लास में बातचीत करेंगे। आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भी हमारी क्लास जो है उसको पहुंचाएं। ये प्लेटफॉर्म, ये मंच आपका ही है। मैं एक निमित्त मात्र हूं जो आपके सामने यहाँ आकर के कुछ पढ़ाने का, कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।